दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक विवाद के बारे में। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश का एक शहर मेरठ, वहाँ पे 18-20 साल की एक बच्ची का शव खेतों में पड़ा हुआ मिलता है। वो बच्ची कॉलेज जा रही थी और 2 दिन तक वो घर नहीं लौटी और उसका शव खेतों में पड़ा हुआ मिला। परिजनों का कहना था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई है और आरोपियों को पुलिस बचा रही है। और जबकि पुलिस कह रही है कि उसकी केवल हत्या हुई थी और उसका कोई बलात्कार नहीं हुआ था। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विवाद उस मृतक बच्ची के बारे में है, लेकिन ये विवाद उस मृतक बच्ची के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे होंगे, उसकी वजह से ये विवाद हुआ होगा। लेकिन ये नए भारत में इस तरह की कोई हत्या, बलात्कार ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो अमृतकाल वाला जो भारत है, इसमें हत्या, बलात्कार, चोरी इस तरह की चीज़ें आम बात हैं। तो इस बार मेरठ में जो घटना हुई है उसमें विवाद का कारण बनी है पुलिस। पुलिस मेरठ पुलिस के एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी अविनाश पांडे। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये अविनाश पांडे। तो इनको लेकर जो विवाद हुआ है, इसकी वजह ये अविनाश पांडे खुद बने हुए हैं। तो हुआ ये था कि ये जो मृतक बच्ची है, इसको न्याय की मांग को लेकर के, चूंकि ये दलित समाज से थी, तो इसके समाज के लोग प्रशासन पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए प्रशासन द्वारा निर्धारित मेरठ कलेक्ट्रेट के पास में जो एक पार्क है, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे प्रशासन से अनुमति लेकर के। तो आप सभी को जो आजकल की जो पुराने लोग तो सब जानते हैं, लेकिन आजकल की जो जेन जी जनरेशन है उसको मैं बता दूं कि प्रदर्शन में होता यह है कि जब भी आप किसी निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शन करते हैं, तो जो संबंधित जो अधिकारी होता है जिससे न्याय मिलने की उम्मीद होती है, उसको ज्ञापन दिया जाता है। आमतौर पर इस तरह की जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो अधिकारी होते हैं, वह मौके पर यानी कि प्रदर्शन स्थल पर आते हैं और ज्ञापन लेते हैं, और वह प्रदर्शन समाप्त होता है या फिर जो भी उसकी आगे क्रिया है वो सब होती है। शांतिपूर्ण व्यवस्थात्मक तरीके से वो सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों अलग थोड़ा सा हो गया कि मेरठ के जो बड़े अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर साहब, वो कलेक्ट्रेट कार्यालय से इस जो निर्धारित प्रदर्शन स्थल है वहां तक नहीं पहुंच पाए। शायद मान लेते हैं कि कलेक्टर साहब बहुत बिजी रहे होंगे। तो कलेक्टर साहब को आम तौर पर जो प्रदर्शनकारी होते हैं, जब वो अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर नहीं आते हैं, तो प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन के बाद में ज्ञापन देने के लिए बड़े अधिकारी के पास जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। ये प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट की तरफ गए और वहां पर कलेक्टर साहब को मामले के अवगत कराने के लिए, ज्ञापन देने के लिए जैसे ही ये लोग जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा जो जिला कलेक्ट्रेट है, मेरठ जिला कलेक्ट्रेट है, उसका जो कि एक सरकारी ऑफिस है, एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर उसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि इससे ये जो इतने सारे लोग जाएंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि मेरठ जो कि दिल्ली के पास है और किसान बाहुल्य एरिया है, बहुत ज्यादा अच्छी खासी खेती होती है यहाँ पे। तो मेरठ में जो देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में जो एक हैं, टिकैत साहब, तो वो भी मेरठ जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते थे। हम देखते हैं उनके वीडियोज, उनके भाषण। तो वहां पे वो कलेक्ट्रेट में जाते थे, पूरे सभी प्रदर्शनकारियों के साथ जाते थे, और वहां पे कलेक्टर साहब हैं, जो भी अधिकारी होता था उसको ज्ञापन देते और प्रदर्शन शांतिपूर्ण समाप्त हो जाता, या फिर उसे उसी संवैधानिक दायरे में आगे बढ़ाया जाता। और कभी कभार स्थिति अगर बिगड़ भी जाती तो पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हट के है, क्योंकि पुलिस ने जो बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने पुलिस के जो बड़े कर्मचारी हैं उनको आदेश दिया कि कलेक्टर का गेट बंद कर दीजिए। इससे लोगों की न्याय की जो मांग कर रहे थे, उन सभी में आक्रोश हो गया। लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ पर अचानक से एंट्री होती है एसएसपी अविनाश पांडे की। अविनाश पांडे हाथ में माइक लेकर पहले तो लोगों को हड़काते हैं, और थोड़ी देर बाद खुद प्रदर्शनकारियों में की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। और सीधे ये आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद अपनी तमाम गरिमाओं को लांग करके और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं पर थप्पड़ मारने लगते हैं। और
ये चीज़ आपको कहीं न कहीं फ़िल्मी सी लग रही होगी, लेकिन अविनाश पांडे जो ये आईपीएस अधिकारी है, ये यहीं पर नहीं रुका। इसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो इस प्रदर्शन में लोग हिरासत में लिए गए थे, उनको पूरी तरह निहत्थे थे और पुलिस की हिरासत में थे, पुलिस वैन में वो बैठे हुए थे। तो ये अविनाश पांडे जो पुलिस वैन में जो लोग थे, उन सबके साथ कैमरे का, ना पब्लिक का, किसी का भी खौफ नहीं रखते हुए, क्योंकि इसको कहीं न कहीं सरकार की तरफ से शय मिली हुई थी कि मुझे कहीं न कहीं से बचा लिया जाएगा। तो पुलिस वैन में घुस जाता है ये अविनाश पांडे और जो वैन में जो लोग बैठे हुए थे, उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी जाती है इस अविनाश पांडे द्वारा और गाली-गलौच भी इस वीडियो में सुनाई दे रहा था। हालाँकि वीडियो स्पष्ट नहीं है और जो स्पष्ट वीडियो होगी वो पुलिस दबाव बना के जब इतना कुछ जो हिरासत में है लोग, तो आजकल मीडिया की स्थिति तो आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा दयनीय है। तो मौके पर जो साफ वीडियो होगी उसे भी डिलीट करवा दिया होगा पुलिस ने। तो उनके साथ जो काम कर रहे थे और ये सभी लोगों ने यही बताया कि अविनाश पांडे का व्यवहार बहुत ज़्यादा उग्र था और वो काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित दिखाई दे रहे थे। उनके साथ के जो अधीनस्थ जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, वो भी देख कर के चौंक गए कि इस तरह से पुलिस कब से कार्य करने लगी। और पूरी तरह से जब पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति इस तरह से हरकतें करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय हो जाता है। अब बात करते हैं इन अविनाश पांडे की सजा के बारे में कि इस तरह का कृत्य यदि कोई करता है संवैधानिक, हालांकि ये चीज आपको जो मेरी आगे वाली भाषा शैली है वो थोड़ी सी अजीब लगेगी। तो इस अविनाश पांडे के बारे में सजा निर्धारित करने के लिए हम बात करते हैं कि ये जो अविनाश पांडे का जो आचरण था ये किसी भी भारतीय कानून के अनुरूप नहीं था, तो इसकी सजा भी उसके अनुरूप नहीं हो सकती। तो इस अविनाश पांडे ने पूरी तरह से कानून को हिरासत में लिया पद पर रहते हुए भी। तो इसकी सजा एक अच्छी खासी मिसाल पेश करनी चाहिए और इसको सजा तो मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। अब वो फिल्मी हो गया थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से इस अविनाश पांडे को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि मैं एक वकील होके भी इस तरह से शूट एट साइट की बात क्यों कर रहा हूँ बिना कोर्ट ट्रायल के। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले पाकिस्तान से एक लड़का चला था, वो मुंबई पहुंचा अपने कुछ साथियों के साथ में। हथियार थे उसके पास, उसने वहां पे लगभग 160 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। उसमें पुलिस वाले भी थे, आम नागरिक भी थे, कुछ विदेशी नागरिक भी थे। तो उन लोगों की हत्याएं की और उसके बाद में उसके ऊपर मुकदमा चला। इस चीज का मैं भी समर्थन करता हूँ, उस चीज उसको मुकदमा चला और सारी चीजें हुई। उसके बाद उसको फांसी दी गई। लेकिन यहाँ पे मैं कंगारू कोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो लड़का था वो पाकिस्तान से पूरी तरह से आतंकवादी इरादों से साथ चला था। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अजमल कसाब की बारे में। तो अजमल कसाब पाकिस्तान से जब चला था तो वो पूरी तरह से आतंकवादी विचारधारा के साथ चला था और जब वो भारत पहुंचा, मुंबई पहुंचा, तो उसने जो कार्य किए वो अपनी जिस विचारधारा से उसके जो सीनियर थे, जो उसको सिखाया गया था, जो उसको निर्धारित था उसके लिए, जिसके लिए वह बना था, वह कार्य वो कर रहा था। तो इसके बाद में आप जब अविनाश पांडे को देखें तो इस अविनाश पांडे को जब अजमल कसाब जो कि जिस कार्य को उसको दिया गया है वो उसे कर रहा है, लेकिन ये जो अविनाश पांडे है इसको सरकार ने प्रजा जो की जो जनता है उसके हितों की रक्षा के लिए, न्याय के लिए रक्षक के तौर पे नियुक्त किया है। उसे जो पावर दी है वो एक रक्षक की दी है, लेकिन ये अविनाश पांडे रक्षक होने की बजाय राक्षस बन जा रहा है। तो इस तरह की जब कोई बात करता है, तो इस तरह की जो कोई हरकत करता है तो उसके लिए तो इसी तरह के कानून से ऊपर हट कर के जब कोई कार्य करता है तो कानून से ऊपर बढ़ कर के और शूटेड साइट का ऑर्डर देना चाहिए इस अविनाश पांडे को। और एक चीज यहाँ पे काफी निकल के आ रही है कि ये अविनाश पांडे ने जो भी ये चीजें की हैं वो जातिवाद से प्रेरित होकर की है। अब चूंकि जातिवाद भारत की एक बहुत ही घटिया सोच रही है बहुत सारे लोगों की, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप सदियों तक गुलाम बना रहा। तो इस तरह के जो जघन्य अपराध यदि जातिवाद जैसी
घटिया सोच से प्रेरित होकर के किया गया है। तो इसे भारतीय कानून से, जो अभी मैंने बताया शूटेड साइट, तो भारतीय टैक्स पेयर का पैसे से ही वो गोली होगी, तो उस गोली को भी बर्बाद नहीं करते हैं। और उस शरिया कानून जिसका नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि चौराहे पे सजा, तो वैसा ही एक शरिया कानून जो कि जघन्य अपराधों के लिए दी जाती है, जैसा कि अविनाश पांडे ने किया है। तो शरिया कानूनों में जो जघन्य अपराधों के लिए सजा है, चौराहे पे खड़े करके पत्थरों से मार करके जनता द्वारा सजा दी जाती है, उसी मृत्यु तक उस अपराधी की पत्थर मार करके उसे सजा दी जाती है। तो ऐसी सजा इस अविनाश पांडे को मिलनी चाहिए। तो ये जो मेरे मन के भाव हैं, ये कहीं न कहीं बताते हैं कि समाज में जो व्यवस्थाएँ बिगड़ रही हैं, इस तरह के जो अधिकारी हैं, उनकी वजह से बिगड़ रही हैं। ये कहीं न कहीं एक मिसाल बनाते हैं जो अधीनस्थ होते हैं, उनके लिए। पुलिस, जो कि 2007 में एक रिपोर्ट आई थी कि पुलिस बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, और अलग से एक रिपोर्ट पेश की गई थी 1977 में कि पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज से करीब 50 साल पहले 1977 में जब पुलिस विभाग इतना भ्रष्ट था, और 2007 में भी एक बहुत मेजर रिपोर्ट पुलिस विभाग के खिलाफ थी, सरकारी रिपोर्ट है जो कि, तो ऐसे में ये चीजें दर्शाती हैं कि पुलिस विभाग का कार्य आज के तौर पे जब अविनाश पांडे जैसे लोग सामने आते हैं, आईपीएस जैसे पद पर बैठे हुए, तो पुलिस विभाग की छवि मुझे तो नहीं लगता कहीं भी सुधरी होगी। ये वहीं बुरे से बदतर होती जा रही है। तो पुलिस विभाग को इस बारे में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और जो संबंधित जो जिसका क्षेत्राधिकार आ रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो न्यायाधीश हैं, उनको भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के और इस अविनाश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए कि इस तरह से कानून से ऊपर हटके तुम कैसे काम कर गए। तो मेरा मानना है कि इस अविनाश पांडे के खिलाफ ना केवल पुलिस को, ना केवल न्यायपालिका को, बल्कि जो सिविल सर्वेंट की जो एसोसिएशन है, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो उन्हें भी इस तरह के जो कानून को हाथ में लेते हैं, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, बंदर के हाथ में तलवार दी थी कि भाई तुम मक्खियों को उड़ाते रहना, जो चीजें हैं उनको भगाते रहना। लेकिन वो बंदर जब तलवार हाथ में लेता है तो उसने कैसा काम किया था। तो ऐसे ही इस तरह के जो ये बंदर की तरह जो हरकतें की है इस अविनाश पांडे ने, तो ये सिविल सर्वेंट्स की जो एसोसिएशन है उसको भी इस अविनाश पांडे के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और इसकी सजा इस तरह से होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी या बड़ा अधिकारी इस तरह की ई बहुत ज्यादा बेकार और गलत रवैया जनता के प्रति नहीं दिखाए, जिससे कि उन और लोग प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं ऐसी बुरी हरकत ना करें। धन्यवाद।